नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका अणुभार दे रखा है 40 के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए कि जिसके 114 ग्राम ऑक्टेन में जिस घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। यानी अणुभार दे रखा है, अणुभार को अगर हम एमएस से रिप्रेजेंट कर दें तो अणुभार कितना दे रखा है 40, उसके भार की गणना करवा रहा है WS। अब कह रहा है गणना कीजिए जिसके 114 ग्राम में घुलने पर, यानी विलायक का भार को अगर हम कैपिटल W से कर दें तो कितना है 114 ग्राम, और अणुभार कितना आएगा विलायक का, अणुभार ऑक्टेन है, ऑक्टेन का क्या होता है C18, इसका 114 ही आएगा। और वो पूछ रहा है कि घुलने पर उसका वाष्प दाब कितने % कम हो गया 80%, यानी प्रारंभिक वाष्प दाब कितना होगा फिर वो 100 होगा और अंत में कितना हो गया वो 80% कम हो गया। ठीक है, तो 100 में से तो कम हुआ होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है वाष्प दाब का, होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इक्वल लिख सकते हैं स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो PA0 कितना है 100 माइनस PA कितना है 80, 100। मोल कैसे निकालेंगे विलेय के, विलेय का भार जो कि हमारे पास नहीं है ज्ञात करना है, अणुभार कैपिटल N कैसे निकालेंगे, विलायक का भार कितना है 114, अणुभार भी कितना है 114, कैंसिल। तो ये बचा 100 में से 80 है तो 20 अपॉन 100 W अपॉन 40, क्रॉसिंग कर देंगे, ये हो गया 800 अपॉन 100 इक्वल W। तो विलेय का भार कितना आ गया 8 ग्राम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित सेल के मानक EMF की गणना कीजिए, और इसमें मैं यहाँ कंसंट्रेशन भी दे रखा है 1 मोलर 1 मोलर। तो कैसे करोगे EMF की गणना, EMF इक्वल होता है जब कंसंट्रेशन गिवन है सांद्रता गिवन है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड प्लस 0.059 लगा दो या 06 N log 10 concentration of cathode अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयंस। अगर इधर माइनस लगाओगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, एनोड ऊपर आ जाएगा कैथोड नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सभी को पता है लेफ्ट साइड में कौन होता है एनोड, राइट साइड में कैथोड। नहीं है तो कर सकते हैं, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड है, जिसका अपचयन हो रहा है वो कैथोड। तो कैथोड है इधर Cu+2 Cu, एनोड है Zn +2 0.06, N कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 2 log 10। कैथोड का कंसंट्रेशन कितना है 1, Cu+2 आयंस का, एनोड का भी कितना है 1, जितना भी होगा उतना लगा देंगे। ठीक है, अगर सोचो अगर यहाँ Ag+ होता और यहाँ Cu+2 होता तो हमें बैलेंस्ड करने पड़ती, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। Cu का वैल्यू कितना है 0.34, इसका वैल्यू कितना है 0. अब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, अब चेन की ऑक्सीकरण में कितनी हो जाएगी माइनस की 0.76, तो ये हो जाएगा माइनस 0.76 प्लस का 0.03 log 10 1, तो ये कितना आ गया 1.10 प्लस का 0.03 और log 1 की वैल्यू कितनी होती 0, तो सिर्फ कितना बचा 1.10 और वो भी वोल्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उस वैद्युत अपघट्य के धनायनों एवं ऋणायनों की
मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी जो कोलरास का नियम ये कहता है कि अनंत अनंतता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता का मान होता है, या किसी भी वैद्युत अपघट्य को अनंत अनंतता तक करते जाएं तो इसकी जो मोलर चालकता होगी उसके धन आयनों और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। जैसे अगर NaCl है, इसकी मोलर चालकता किसके बराबर होगी? इसके आयंस की। ठीक है, इसका अनुप्रयोग कि इसकी सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है। बताया था मैंने, जैसे CH3COOH की निकलवाई थी तो उसमें क्या मिला दिया था? NaCl जो ऐड कर दिया था, Na+ जोड़ दिया था और Na+ ही घटा दिया था, Cl+ जोड़ दिया था और Cl- ही घटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न ये आ जाते हैं 4 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन। निम्न उपसय संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC देखो, अगर प्रतिआयन बाद में तो ऋणात्मक होगा, इस पर कैसा होगा? प्लस है तो सीधा सीधा नाम लिखेंगे सिंपल। पहले लिगैंड की संख्या देखो, कितने लिगैंड ने? 6 के लिए क्या लगाओगे? हेक्सा। NH3 के लिए क्या लगाते हैं? एमीन। CO के लिए क्या आ जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन संख्या लगा देंगे। अगर यहाँ ऋणात्मक होता तो कोबाल्ट में क्या जुड़ जाता है? उसके नाम में ATE 8 जुड़ जाता। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालो। X NH3 कितनी बताई थी मैंने? 0 और Cl3 -3 यानी कितनी आ जाएगी? 3rd। और Cl3 के लिए सिंपल लिख देंगे क्लोराइड। सेम इसकी बताओगे क्या आएगी? वैसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाहर काउंट प्रतिआयन कैसा? ऋणात्मक है, तो ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक। सीधा सीधा लिख देंगे अल्फ़ाबेटिकल। 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंटा। NH3 के लिए एमीन। Cl के लिए क्लोराइडो। CO के लिए कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी? 0 -1 और -2 3rd। और बाहर वाले के लिए आ जाएगी क्लोराइड। एक और बताती हूँ, फिर खुद करोगे। K3FeCN का होल सेट। अब K3 पहले तो ये पॉजिटिव है, ये कैसा है? नेगेटिव। तो सबसे पहले इसी का नाम लिख देंगे K3 का, सिंपल पोटेशियम। और एक वर्ड के रूप में लिखते हैं इसे, है ना। फिर वही लिगैंडों की संख्या देखिए 6 के लिए क्या लगाओगे? हेक्सा। CN के लिए क्या लगाओगे? साइनाइडो। ठीक है, और Fe जब नेगेटिव है तो वैसे तो आयरन होता है, लेकिन ये लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया है, तो इसके नाम में क्या जोड़ देंगे? ATE फेरेट। ऑक्सीजन संख्या निकाल लो। 3 + X - 6 तो 3rd आ गई। ये हो गया इसका नाम। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगर संकर ऋणात्मक है तो उसके CMI के नाम में क्या जोड़ देंगे? ETE जोड़ देंगे। नेक्स्ट है कि इनके अब सूत्र बनाने, इनके खुद करोगे, नहीं होंगे तो मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर देना या पूछ लेना। नेक्स्ट कह रहा है IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सूत्र बनाने इनके, तो सूत्र कैसे बनाएंगे? देखो साफ साफ पता चल रहा है कि टेट्रा डाई इनसे स्टार्टिंग हुई तो लिगेंड दे रखे हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब, और जो रोमन नंबर से पहले दे रखा होगा वो दे रखी होगी CMI। तो जिंक टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब OH का कितना है? होल 4। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या चेक करना है, जो बचेगा वो उस पर चला जाएगा। Zn का कितना दे रखा है यहाँ? ऑक्सीकरण संख्या 2। OH कितना है? -4, 2 में 4 गए तो कितना आ गया? -2। इसका ही हो गया। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलिडेट सेकेंड। अब पोटेशियम पहले पढ़ रहा है तो K टेट्रा क्लोराइडो, तो टेट्रा मतलब Cl का 4, पैलिडेट का क्या होता है? PD। अब पहले इसका निकाल लो। PD का कितना दे रखा है? 2 माइनस कितना हो जाए? 4, 2 में 4 गए तो कितना हो गया? -2, और K पे कितना होता है? +1। क्रॉसिंग कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? K2 PdCl4।
ठीक है, बाकी के तुम लोग करोगे, नहीं होंगे तो मुझसे पूछोगे। नेक्स्ट देखो, ये बलगतकी क्वेश्चन है। पहले मैं बलगतकी का और क्वेश्चन बताऊंगी, पर बता देती हूँ जब आ गए तो, या बलगतकी के जब स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगी जब बताऊंगी इन क्वेश्चन को, क्योंकि पहले उपसय संयोजी अब कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित पदों की व्याख्या करो। केंद्रीय धातु आयन वे धनायन जो एक या एक से अधिक उदासीन अणुओं या ऋण आयनों के साथ जुड़कर संतुलन का निर्माण करते हैं, केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। जैसे K4 FeCN का होल 6, तो Fe क्या है, CMI, और CMI से कौन जुड़ा रहता है, लिगेंड। उभय तंतु लिगेंड, या इससे पूछा जाएगा तुमसे एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या है, जो दो भिन्न परमाणुओं के द्वारा जुड़ा रहता है CMI से। जैसे NO2, तो यानी अब इसकी नाइट्रोजन भी साइड लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी। अगर NO2 लिख रहे हैं तो ये क्या है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, अगर ONO लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये क्या एम्बिडेंटेट लिगेंड है। सेम SCN लिख रहे हैं तो सल्फर करेगा, NCS लिख रहे हैं तो नाइट्रोजन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, संयोजकता आवन सिद्धांत के आधार द्वारा समझाइए कि वर्ग समतली संरचना वाला NiCN4 आयन प्रतिचुंबकीय है। अभी नॉर्मल बता देती हूँ कि प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि ये एक प्रबल लिगेंड है, सभी को क्या कर देगा, युग्मित। और Cl अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है, ठीक है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होंगे।